हे गाइस, आप सुन रहे थे मेरे साथ हाँ ये मोहब्बत है। हाँ ये मोहब्बत है भाग 43। नौकर ने सिंघानिया जी को जो पेपर दिया उसे पढ़कर सिंघानिया जी के चेहरे के भाव बदल गए। उन्होंने गुस्से से उस कागज को फेंक दिया। चोपड़ा जी ने देखा तो आगे बढ़कर कागज उठाया और उसे पढ़ा तो उनके माथे पर भी चिंता की लकीरें उभर आई। चोपड़ा जी ने सिंघानिया जी की तरफ देखा और फिर विकी की तरफ देखकर कहा, छवि दीक्षित ने अपना केस फिर से रीओपन किया है। 2 दिन बाद तुम्हें कोर्ट में पेश होना है। विकी ने सुना तो वह भी हैरानी से चोपड़ा जी को देखने लगा। विकी कुछ कहता इससे पहले सिंघानिया जी ने कहा, आखिर वो अक्षत व्यास अब क्या चाहता है? वो विकी के पीछे हाथ धोकर क्यों पड़ा है? अक्षत का नाम सुनकर चोपड़ा जी सिंघानिया जी की तरफ पलटे और कहा, छवि की तरफ से ये केस इस बार अक्षत नहीं लड़ रहा है, बल्कि उसका कॉम्पिटिटर है सूर्या मित्तल। ये नोटिस उसी ने भेजा है। चोपड़ा जी की बात सुनकर सिंघानिया जी और ज्यादा सोच में पड़ गए और कहा, क्या? ये सूर्या मित्तल कौन है और वो क्यों छवि का केस लड़ना चाहता है? चोपड़ा, उस वकील से मिलो और उसे जो चाहिए वो देकर सेटल करो। ठीक है, मैं उससे बात करता हूँ। आप चिंता मत कीजिए, अगर विकी परसों कोर्ट आता भी है तो सूर्या कभी यह साबित नहीं कर पाएगा कि छवि का रेप विकी ने किया है। चोपड़ा जी ने कहा। विकी ने रेप का नाम सुना तो वहां से चला गया। सिंघानिया जी ने आवाज दी लेकिन विकी ने नहीं सुना और वहां से ऊपर अपने कमरे में चला आया। सिंघानिया जी चोपड़ा की तरफ पलटे और कहा, देख चोपड़ा, इस बार मैं किसी भी कीमत पर विकी को जेल जाने नहीं दे सकता। ये सब कैसे करना है ये मैं तुझ पर छोड़ता हूँ। मैं करता हूँ। अभी मैं कोर्ट जा रहा हूँ तो सूर्या मित्तल से मिलकर बात करता हूँ, चोपड़ा जी ने कहा और वहां से चले गए। गाड़ी के पास आकर चोपड़ा जी ने अपनी जेब से रुमाल निकाला और माथे का पसीना पोंछने लगे। छवि दीक्षित का केस रीओपन होने का सीधा मतलब था चोपड़ा जी को फिर से इस केस पर दुगनी मेहनत करने की जरूरत थी। चोपड़ा जी गाड़ी में आ बैठे और अगले ही पल वहां से निकल गए। छवि आज बहुत खुश थी जब उसे पता चला कि उसका केस फिर से रीओपन होने की परमिशन मिल गई है। वह किचन में काम कर रही माधवी के पास आई और कहा, माँ, सूर्या सर का फोन आया था। उन्होंने बताया 2 दिन बाद केस की पहली सुनवाई है। माँ, मुझे लग रहा है इस बार असली गुनहगार को सजा मिल जाएगी। छवि को खुश देखकर माधवी एकटक उसके चेहरे की तरफ देखने लगी। माधवी को अपनी ओर देखता पाकर छवि ने कहा, क्या हुआ माँ, आप खुश नहीं है क्या? माधवी जी की तंद्रा टूटी। उन्होंने छवि की तरफ देखा और कहा, मैं ये सोचकर कैसे खुश हो सकती हूँ छवि कि भरी अदालत में एक बार फिर तुम्हें उसी जलीलियत से गुजरना पड़ेगा। तुम्हें एक बार फिर वकीलों के गंदे और घटिया सवालों का जवाब देना पड़ेगा। ये सब सोचकर ही मेरा दिल बैठा जा रहा है। छवि ने माधवी के हाथों को अपने हाथों में थामा और उनकी आंखों में देखते हुए कहने लगी, चिंता मत कीजिए माँ, बीते 6 महीनों ने बहुत कुछ सिखाया है। आपकी बेटी अब स्ट्रांग हो गई है, दुनिया वालों को जवाब देना सीख गई है। अच्छा, आज का दिन बहुत अच्छा है। मैं जरा मंदिर होकर आती हूँ, उसके बाद ऑफिस जाऊंगी। कहकर माधवी छवि के लिए नाश्ता बनाने लगी और छवि मंदिर चली गई। नाश्ता बनाकर माधवी किचन से बाहर आई तो देखा छवि अपना पर्स टेबल पर ही भूल गई है। माधवी ने पर्स उठाया और कहा, पर्स तो यहां भूल गई, भगवान के लिए प्रसाद कैसे खरीदेगी? एक काम करती हूँ, मैं ये उसे देकर आती हूँ। खुद में ही बड़बड़ा कर माधवी वहां से चली गई। छवि घर से निकलकर कुछ ही दूर बने राधा कृष्ण मंदिर में चली आई। दुकान पर आकर उसने प्रसाद लिया और जैसे ही पैसे देने का सोचा उसे याद आया वह अपना पर्स घर पर ही भूल आई है। उसने प्रसाद वापस रखा और कहा, भैया, मैं जरा पैसे लेकर आती हूँ। अरे हमसे ले लो पैसे। प्रसाद की दुकान से कुछ ही दूर बनी चाय की टपरी पर बैठे लड़के ने कहा। छवि ने आवाज वाली दिशा में देखा। लड़का छवि के मोहल्ले से ही था। उसे देखकर और उसकी बात सुनकर छवि की भवें तन गई। छवि कोई जवाब देती इससे पहले लड़के ने आगे कहा, बस बदले में हमें भी कुछ चाहिए, क्यों भाइयों? लड़के की बात सुनकर वहां बैठे उसके साथ के लड़के हंसने लगे।
छवि दुकान से हटकर उस लड़के की तरफ आई और गुस्से से उसे देखने लगी। लड़का अपनी बाइक से नीचे उतरा और छवि के सामने आकर कहा, हाय, इतने गुस्से में बिना देखो। वैसे उस अमीरजादे में ऐसा क्या था जो उसके कान की निशानी को अपने पेट में लेकर घूम रही हो? अरे हमारी एक दो निशानी अपने गाल पर ही ले लो, हम तो उसी में खुश हो जाएंगे। क्या कहती हो? लड़के ने बेशर्मी से कहा। छवि ने सुना तो उसका खून खौल उठा। उसने आव देखा न ताव खींच कर एक थप्पड़ लड़के के गाल पर रसीद कर दिया और कहा, एक निशानी काफी है या और चाहिए? वहां बैठे लड़कों ने देखा तो सब चुपचाप इधर उधर देखने लगे। जिस लड़के को थप्पड़ पड़ा था उसकी माँ भी सुबह सुबह मंदिर आई थी। जब उसने अपने बेटे को छवि के साथ देखा तो कहा, अरे रवि, तू यहाँ क्या कर रहा है? वो भी इसके साथ? चल घर चल। महिला ने छवि को अजीब नजरों से देखा। लड़का छवि के सामने से हटकर अपनी माँ के पास आया और कहा, माँ देखो ना, यही मेरा रास्ता रोक रही थी, वरना मैं तो अच्छा भला अपना मंदिर जा रहा था। अरे बेटा, इसका तो काम ही है नए नए मर्दों को फंसाना। क्यों री, फंसाने के लिए तुझे मेरा ही बेटा मिला था? राम राम राम, इस लड़की ने तो मोहल्ले का माहौल खराब कर रखा है। अब मंदिरों में भी इसके जैसे लोग आने लगे तो भैया कुछ दिन में तो मंदिरों में भी ताले लग जाएंगे। महिला ने छवि को उल्टा सीधा सुनाते हुए कहा। लेकिन यहाँ छवि ने कोई जवाब नहीं दिया। कुछ ही दूर खड़ी माधवी जी खामोशी से सब सुन रही थी। वे आई, उन्होंने रवि का हाथ पकड़कर महिला के सामने लाते हुए कहा, क्यों री, तेरा बेटा कहीं का सुपरस्टार है जो मेरी बेटी उसे फंसाएगी? और मेरी बेटी उसे क्या फंसाएगी? ये तो खुद तुम्हारे पड़ोस की सविता भाभी के साथ फंसा हुआ है। बताया नहीं इसने? कल ही उसके लिए सोने का हार लेकर आया था। माधवी की बात सुनकर महिला ने अपने बेटे की तरफ देखा तो लड़के ने अपनी नजरें झुका ली और महिला के पीछे आ खड़ा हुआ। महिला के पास माधवी की बात का कोई जवाब नहीं था। माधवी ने महिला को देखा और कहा, दूसरों के घरों की इज्जत उछालने से पहले अगर इंसान अपने घर में झांक ले तो कभी नजरें झुकाने की नौबत नहीं आएगी। माधवी की बात महिला के कलेजे में जा लगी। माधवी ने छवि का हाथ पकड़ा और उसे वहां से ले गई। महिला भी मंदिर न जाकर वापस अपने घर की तरफ चली गई और लड़का भी घबरा कर उनके पीछे चल दिया। माधवी ने दुकान वाले को प्रसाद के पैसे दिए और पर्स छवि की तरफ बढ़ाकर कहा, अब मुझे यकीन हो गया छवि कि इस बार तुम अपनी लड़ाई खुद लड़ सकती हो। जाओ, मंदिर जाओ और जल्दी घर आना। आज मैंने तुम्हारी पसंद का नाश्ता बनाया है। आप मंदिर नहीं आएंगी माँ? छवि ने पूछा। जिस दिन तुम्हें इंसाफ मिल जाएगा उस दिन जरूर आऊंगी इनके दर्शन करने, वो भी पूरे दिल से। कहकर माधवी जी वहां से चली गई और छवि खुशी खुशी मंदिर चली आई। छवि ने दर्शन किए और फिर प्रसाद लेकर मंदिर से बाहर आ गई। चाय की दुकान के सामने से गुजरते हुए छवि ने देखा वहां बैठे लड़के उसी की तरफ देख रहे थे तो छवि ने थोड़ा गुस्से से उनकी तरफ देखा और सभी नजरें हटाकर इधर उधर देखने लगे। ये देखकर छवि वहां से निकल गई और आगे आकर हल्का सा मुस्कुराती। छवि को अपने आत्मविश्वास की ताकत समझ आ चुकी थी। नाश्ता करके छवि अपने ऑफिस के लिए निकल गई। अक्षत की गाड़ी कोर्ट के अंदर आई। पूरे 6 महीने बाद अक्षत कोर्ट आया था। पार्किंग में आकर अक्षत ने देखा कि जहां वह हमेशा अपनी गाड़ी खड़ी किया करता था वह जगह आज भी उसकी गाड़ी के लिए खाली थी और आसपास कई गाड़ियां खड़ी थी। अक्षत को थोड़ी हैरानी हुई लेकिन उससे ज्यादा ध्यान नहीं दिया और गाड़ी पार्किंग में लगाकर गाड़ी से बाहर आया। उसने अपना कोट और बैग उठाया और जैसे ही जाने लगा सामने सचिन खड़ा मिल गया। गुड मॉर्निंग सर, मुझे पता था आज आप कोर्ट जरूर आएंगे, इसलिए गाड़ी के लिए पहले से ये जगह रिजर्व रखी थी। सचिन ने खुश होकर कहा। गुड मॉर्निंग एंड थैंक यू, अक्षत ने कहा। सचिन एकटक अक्षत को देखने लगा। पहले से अक्षत काफी बदल चुका था और पहले से काफी आकर्षक और स्मार्ट भी लग रहा था। उसकी बढ़ी हुई दाढ़ी और लंबे बालों में वह बाकी लोगों से अलग ही दिखाई दे रहा था। सचिन को अपनी ओर देखते पाकर अक्षत ने खांसने का नाटक किया। सचिन की तंद्रा टूटी और उसने कहा, इस नए लुक में आप काफी अच्छे लग रहे हैं सर। थैंक यू, अब चले, अक्षत ने कहा। हाँ सर, आइए ना।
सचिन ने कहा और अक्षत के हाथ से बैग लेकर उसके साथ साथ चलने लगा। अक्षत को कैबिन में जाने से पहले बार काउंसिल की मीटिंग में जाना था, इसलिए उसने सचिन से कैबिन में जाने को कहा और खुद मीटिंग रूम की तरफ बढ़ गया। बार काउंसिल के मेंबर्स ने अक्षत को उसका लाइसेंस वापस दे दिया, साथ ही कुछ नसीहतें भी दी और उसे बेस्ट ऑफ लक कहकर फिर से अपनी वकालत शुरू करने को कहा। अक्षत ने सबको थैंक यू कहा और वहां से जैसे ही जाने लगा, बार काउंसिल के एक मेंबर ने कहा, मिस्टर व्यास। अक्षत पलटा तो उन्होंने कहा, नए लुक में काफी अच्छे लग रहे हैं आप। अक्षत ने कुछ नहीं कहा, ना ही उसने कोई प्रतिक्रिया दी, ना मुस्कुराया और खामोशी से वहां से चला गया। मेंबर्स ने आपस में देखा और सबसे आखिर में बैठे वकील ने कहा, यह खामोशी कहीं आने वाले तूफान की शांति तो नहीं, क्योंकि अक्षत व्यास को आज से पहले इतना खामोश मैंने तो कभी नहीं देखा है। मीटिंग रूम से निकलकर अक्षत लॉबी से होते हुए माथुर साहब के कैबिन की तरफ जाने लगा। अक्षत पूरे एटीट्यूड में चल रहा था। उसके एक हाथ में कोट था और दूसरे हाथ को उसने अपनी पैंट की जेब में रखा था। अक्षत की आंखें सिर्फ सामने थी, उसके बगल में कौन था उसे ध्यान भी नहीं था। वहां मौजूद वकील ने अक्षत का जब यह नया रूप देखा तो बस सब देखकर दंग थे। सबका वही हाल था जो पहली बार चित्रा को देखकर था। अक्षत माथुर साहब के कैबिन की तरफ आया और दरवाजा खटखटाते हुए कहा, मैं आई कम इन सर। माथुर साहब ने सर उठाकर देखा, सामने अक्षत है तो खुश हो गए और अपनी कुर्सी से उठकर अक्षत की तरफ आते हुए कहा, अक्षत तुम हो? तुम्हें मेरे कैबिन में मुझसे पूछ कर आने की जरूरत नहीं है, प्लीज कम। थैंक यू सर, कहते हुए अक्षत अंदर आया। माथुर साहब अक्षत के सामने आए और कहा, फाइनली तुम्हें तुम्हारा लाइसेंस वापस मिल ही गया। लेकिन इसे वापस पाने में मैंने जो खोया है वो सिर्फ मैं जानता हूं, अक्षत ने तकलीफ भरे स्वर में कहा, लेकिन अपने दर्द को चेहरे पर आने नहीं दिया। जो हुआ उसे भूल जाओ अक्षत और नई शुरुआत करो। वैसे क्या तुम जानते हो, छवि दीक्षित का केस फिर से रीओपन हुआ है और हैरानी की बात यह है कि उसका वकील सूर्य मित्तल है। माथुर साहब ने हैरानी से धीमे स्वर में कहा, छवि एक बेहतर वकील डिजर्व करती है सर, और मुझे लगता है सूर्य मित्तल से बेहतर वकील इस पूरे कोर्ट में कोई नहीं है। मैं छवि को इंसाफ नहीं दिला पाया, लेकिन सूर्य ऐसा कर सकता है, वह छवि को इंसाफ दिलाएगा, अक्षत ने बिना किसी भाव के कहा। माथुर साहब अक्षत की तरफ देखने लगे और कहा, ये तुम कह रहे हो अक्षत? क्या तुम नहीं जानते कौन बेहतर है? सूर्य तुम्हारी बराबरी कर ही नहीं सकता, उसके पास सिर्फ किताबी ज्ञान है, लेकिन तुम्हारे पास किताबी ज्ञान और अनुभव दोनों है। मैं मान ही नहीं सकता कि सूर्य मित्तल तुमसे बेहतर है। पूरा कोर्ट जानता है छवि के साथ नाइंसाफी हुई है, उसका असली गुनहगार कोई और है। खुद जज साहब भी जानते हैं सच क्या है, लेकिन वो कानून के हाथों मजबूर है। तुम चाहते तो इस केस को जीतकर खुद पर लगे सभी इल्जामों को झूठा और गलत साबित कर सकते थे। कुछ भी कहो, लेकिन सूर्य मित्तल को चुनकर छवि ने बहुत बड़ी गलती की है। सूर्य मित्तल एक करप्ट वकील है। सिंगानिया उसके सामने नोटों की गड्डी फेंकेगा और वो बिक जाएगा। सर, ये छवि का निजी मामला है, अक्षत ने कहा। माथुर साहब अब तक खुद को संयत किए हुए थे, लेकिन अक्षत की बात सुनकर उनका गुस्सा फूट पड़ा और उन्होंने थोड़ा गुस्से से कहा, अगर ये छवि का निजी मामला है तो फिर तुमने उन सब वकीलों को छोड़कर छवि को सिर्फ सूर्य मित्तल से मिलने को क्यों कहा? अक्षत ने माथुर साहब की तरफ देखा तो उन्होंने कहा, चित्रा मुझे सब बता चुकी है, क्या मैं जान सकता हूं तुमने ऐसा क्यों किया? अक्षत ने एक गहरी सांस ली और कहा, वक्त आने पर आपके सारे सवालों का जवाब दे दूंगा सर, अभी मुझे जाने की इजाजत दीजिए। मैं इंतजार करूंगा, माथुर साहब ने कहा तो अक्षत वहां से चला गया और माथुर साहब अपनी कुर्सी की तरफ चले आए। सचिन ने जब चित्रा को अक्षत के आने के बारे में बताया तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा, उसका चेहरा खिल उठा। चित्रा ने जल्दी जल्दी अक्षत की टेबल को व्यवस्थित किया। उसने टेबल पर रखे पर्स में से एक कागज उठाया और उस पर लिखा, वेलकम बैक सर। चित्रा ने वो कागज टेबल पर रखा, लेकिन कागज खाली खाली लग रहा था, इसलिए चित्रा ने वहां पास ही पड़े फ्लावर पॉट से एक गुलाब निकाला और उस कागज के साथ रख दिया और अपनी जगह आकर बैठ गई।
कुछ देर बाद अक्षत कैबिन में आया। चित्रा ने देखा अक्षत ने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया है, लेकिन अक्षत का नया लुक देखकर चित्रा जरूर अपने होश खो बैठी थी। अक्षत अपने टेबल की तरफ आया तो उसकी नजर वहां रखे फूल और कागज पर पड़ी। अक्षत ने कागज उठाया और उस पर लिखे शब्द पढ़े तो समझ गया कि ये चित्रा ने लिखा है। उसने कागज और गुलाब दोनों ही पास पड़ी बाल्टी में डाल दिया और आकर कुर्सी पर बैठ गया। चित्रा ने देखा तो उसका खिला हुआ चेहरा एकदम से मुरझा गया और वह उदास आंखों से अक्षत की तरफ देखने लगी, जिसके चेहरे पर पहले से ज्यादा कठोरता थी। तो दोस्तों ये था हाँ ये मोहब्बत है भाग 43। इसका अगला भाग आप जल्द ही सुनेंगे। तब तक के लिए शुक्रिया, बाय बाय, अपना ख्याल रखें। और हाँ, क्या लगता है आपको, क्या सिंघानिया जी सूर्य मित्तल को खरीद पाएंगे या सूर्य मित्तल लड़ेगा ये केस? जानने के लिए सुनते रहिए हाँ ये मोहब्बत है मेरे साथ।